जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर हुसैन साहब। क्योंकि बजट पेश हो चुका है और बजट सेशन जारी है तो शुरू तो मुझे बजट से करना चाहिए, बट मैं आपके कई खदशात को सब सामने रखता हूं और फिर डेवलपमेंट्स देखता हूं तो मुझे वो एक बड़ा अहम और ज़रूरी मामला है। मैं चाहता हूं कि आज चाहता तो ये था कि उससे शो शुरू करता, बाकायदा सेगमेंट होता, लेकिन बजट की मजबूरी है तो जिक्र करना चाहूँगा। अली शाह साहब को भी मैं लेना चाहता था ख़ास तौर पे इस आज का जो सेगमेंट मैं करना चाह रहा कोयटा था से बलूचिस्तान के हवाले से। मुझे याद है कि अली आपने खदशात कई दफ़ा इजहार किया कि केपी की और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलकर वो ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं कल और आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर। टीटीपी के मराकज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जा रहे थे, तो काफ़ी अरसे से उनकी सर्वेलेंस हो रही थी, तो कामयाब ऑपरेशन रहे हैं और अहम कमांडर्स जो मतलूब थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। बाकी डिटेल जैसे आएंगी हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो ये एक बड़ी कामयाबी थी कि बलूचिस्तान में मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद बिल्कुल मैं को खबर की बुनियाद पर नहीं, आप सही कह रहे हो कि खदशात का तो हम इज़हार कर रहे हैं। अक्सर आपको पता है फ़खर काका खेल को लेकर हमने बहुत तफसील से अली शाह साहब से भी हमने जिक्र किया था, अली शाह साहब से भी डिस्कस किया था, तो अगर उनको हम ज़रूर ले लेते, लेकिन ज़ाहिर है कि बजट है। लेकिन मैं चलने से पहले ये बात ज़रूर आगे बढ़ने से पहले कि तुम दूसरे मौजू की एक तरफ आओ कि मुझे गुमा है, कोई खबर नहीं है, जस्ट मैं अंदाज़न कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद ज़्यादा वसी पैमाने पर भी कुछ ऑपरेशन करना पड़ेंगे। उसकी रीज़न देखो ना कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म काबीना के इजलास से ख़िताब करते हुए सर ये कहें कि जी मेरे दौरा चीन के दरमियान हर मुलाकात में जिक्र हुआ है कि जी चाइनीज़ की सिक्योरिटी का पाकिस्तान में क्या आलम है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बात काबीना में अगर उन्होंने कही भी थी तो वो उसको खामोश रख सकते थे ना, लेकिन उसको वो पब्लिक में लाए हैं। तो वो पब्लिक में लाने की वजह से मैं ये अखज़ करने को या ये नतीजा निकालने को मजबूर हूँ कि शायद चीनियों की तसल्ली के लिए, और यकीनन अगर उनको वो हम सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं देंगे जिस तरह तो बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, इसको शायद रिपोर्ट उस तरह नहीं किया गया इन इवेंट्स को, लेकिन जिस तरह कामयाब ऑपरेशन हुए हैं बलूचिस्तान में और बड़े अहम कमांडर्स की गिरफ्तारी, इस बात का मतलब इशारा है कि शायद ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन होना चाहिए केपी के बलूचिस्तान में हो सके। तो अब मैं जरा बढ़ूंगा आगे। अब देखें, कल मैं बड़ा मुतमईन हुआ, मैं जब प्रेस वो सुनी, बजट स्पीच सुनी, और यहाँ जब मैंने आके बैठ के बड़ा ज़ोर शोर से कहा कि देखें जी, एक इन हालात में जो तनाजुर है, मौजूदा हालात के पेश नज़र एक अच्छा बजट है ये, मैं कल ये कहता था। लेकिन आप मुसीबत ये है कि हर चीज़ में आपने खाम खा के कीड़े निकालने होते हैं, सिर्फ कीड़े नहीं, खाम खा के कीड़े। अच्छा, फिर उन कीड़ों पर आपने खदशात का इजहार करना होता है। आपने मुझे कहा कि मियाँ तुम ये जो बार बार कह रहे हो कि तनख्वाहदार तबका, फिर आपका मसला ये है कि आप हर लाइन को पता नहीं कितने कितने एंगल से पढ़ते हैं। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, मेरी लाइन को इंडोर्स करते हुए आपने एक और लाइन साथ में ऐड कर दी और मुझे कहा कि मियाँ कल की वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूर इंतजार करना। तो फिर मैं तो खैर मैंने हुजूर की खिदमत में ये अर्ज नहीं किया था कि इंतज़ार करना, मैंने बल्कि इनसे दरख्वास्त की थी कि अगर आप मुनासिब समझें, आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, तो बराए मेहरबानी आप पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ तशरीफ़ ले जाइएगा। मैंने इनके लिए पैरा पढ़ा था जी, मैंने इनको कहा था कि ये बहुत खुश थे कि तनख्वाहदार तबके पे तो कोई बोझ नहीं डाला गया। मैंने कहा यार, उसी में उन्होंने कहा है हाँ अलबत्ता स्लैब्स पे कुछ गुफ्तगू होगी, और मैंने कहा कि बिटवीन द लाइन पढ़ा करते हैं। बहरहाल तो आज वज़ीर ख़ज़ाना आपने सुनी ना पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, मैं तो सुन भी नहीं सका भाई, मैंने थोड़ी सी सुनी, लेकिन जो चीज़ टीवी पे बहुत ज़्यादा नहीं आई, वहाँ पर उसका आगाज़ होने नहीं दिया सहाफ़ियों ने, हमारे दोस्तों ने। उन्होंने उसमें उससे पहले भरपूर अंदाज में लेकिन महज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज जो है रजिस्टर करवाया। चूँकि आपने ख़ुद वहाँ पे जाने की जहमत गवारा नहीं की, सारी दुनिया अंदाज तो मैंने जो है हमारे जो रिपोर्टर हैं बहुत मेहनत करते हैं, मुर्तज़ा रॉय साहब, अच्छा मुर्तज़ा साहब हैं साहब, वो वहाँ पे थे, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की और फिर साथ ही
हमारे अपने जो कैमरा मैन थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो फुटेज भी इस वाक़े की थोड़ी सी है वो भी मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब चलाएं। उस्मान फुटेज भी चलाएं और मुर्तज़ा साहब से। मुर्तज़ा साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल वाज़े आ रही है। अच्छा भैया ये बताओ कि ये जो एहतजाज जो है ये आप लोगों ने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ नहीं होने दिया, तो क्या आप कह रहे थे? आज बिल्कुल जब आज वज़ीर ख़जाना पोस्ट बजट ब्रीफिंग के लिए तशरीफ़ लाए तो हमारा ये प्लान था कि वो पहले हमारी बात सुन लेते और वज़ीर ख़जाना को शायद इस बात का उनको अंदाज़ा नहीं था कि हम अपनी कोई बात करना चाहते हैं। वो आकर अपनी बात शुरू करना चाहते थे तो हमने उनको रोक दिया क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स मुतारिफ कराई गई हैं तनख्वाहदार तबके के लिए, हम इस पर अपने भी एतराज़ात उनके सामने रखना चाह रहे थे। तो इस हवाले से हमारे कुछ सीनियर जो दोस्त हैं, शहबाज राना और शहबाज राना जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सक्लूसिव देते हैं इकोनॉमिक इशूज़ पर, और इसके अलावा कौन? और मेहताब हैदर साहब। हाँ अच्छा, मेहताब हैदर, दोनों सीनियर बहुत सीनियर। मुतालबा था क्या? मुतालबा ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें कई अरसे से तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन जो टैक्स स्लैब है ये मुतासर करेगा क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की जिस तरह तनख्वाहें बढ़ा दी गई, जिसमें 1 से 16 ग्रेड तक 25% इजाफा कर दिया गया, तो उनका तो इजाफा हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे जो हमारा वहाँ पर मुतालबा ये था और हमारे जो सीनियर दोस्तों का भी मुतालबा ये था कि कई साल उन्होंने 10 से 15 साल भी बताए शहबाज राना ने कि इतना अरसा हो गया और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो इस वजह से जो नए टैक्स स्लैब्स मैं 16 साल तक भाई 16 साल तक 16 साल तक बिल्कुल 16 साल तक एक ही तनख्वाह पे काम करता रहा, उससे पहले 6 साल तक एक ही तनख्वाह पे काम करता रहा, और 5 साल तक मेरी तनख्वाह 1981 से 1985 तक 1808 रुपए माहवार होती थी। तो वो जो रोए पीटे शहबाज राना ठीक रोए, सही रोए। अच्छा बहरहाल, क्योंकि सर गवर्नमेंट सैलरीज तो बढ़ जाती है ना प्राइवेट का, तो जी मुर्तज़ा बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि 10-10 15-15 साल हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें नहीं बढ़ पा रही, खास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, लेकिन टैक्स स्लैब्स उनको भी मुतासर करेंगे, और बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया उनके सामने। लेकिन जो वजीर खजाना हैं जैसे वो एक कोटेशन भी है कि यू आर राइट बट आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि एतराज को मुस्तरद किया और उन्होंने डिफेंड किया इन टैक्स स्लैब्स को, और उन्होंने कहा कि बल्कि आप लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए कि जिनकी ज्यादा तनख्वाह है, जिनकी ज्यादा आमदनी है, उनसे अगर हम टैक्स वसूल कर रहे हैं तो इस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने उनको ये बताया कि ये आप इसको सोच सकते हैं कि जिनकी ज्यादा आमदनी है उनसे ज्यादा टैक्स हम वसूल करेंगे, लेकिन बहुत सा एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी जो तनख्वाह 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान है, क्योंकि जो छूट दी गई है वो 50,000 रुपए तनख्वाह माहाना। एक बात मुझे आप कैटेगोरिकली बताएं, आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ज़िम्न में भी उनसे ज़िमनी सवालात भी होते रहे हैं जब आप लोगों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया और कहा कि अच्छा अब हम आपके लिए तैयार हैं, हमें तो अपनी बात रिकॉर्ड करनी थी। जाहिर है आप वहाँ पर हुल्लड़बाजी के लिए नहीं गए थे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करें कि आपने मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर तनख्वाहदार तबके की बात की या सिर्फ मीडिया कारकुनों की बात की है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नुसरत साहब, हमने सिर्फ अपनी बात नहीं की। जिस तरह हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत सारा हिस्सा तनख्वाहदार जो तबका है वो हिस्सा है जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान है। हमने उन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाई, और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं था बल्कि हम उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई जो प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाह बहुत कम तनख्वाह ले रहे हैं, 50,000 से ऊपर अब उनको ज़्यादा टैक्सेशन देनी पड़ेगी। 1 लाख तक अब ज़ाहिर है कि उस पर 5% जो है वो टैक्स स्लैब आ गया है, तो उनको अब सालाना जो है वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जो तकरीबन 2500 रुपये बनता है। तो इस वजह से हमने तमाम उन लोगों के लिए बात की, सिर्फ अपने लिए बात नहीं की। हमने सिर्फ अपना पॉइंट ये रखा है कि क्योंकि हम प्राइवेट शोबे से हैं, हम निजी सेक्टर में हैं और यहाँ पर कई सालों तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। अच्छा, लेकिन हम ज्यादा मुतासिर। भाई मैं एक सवाल, क्योंकि मेरी नाअहली है कि मैं वहां नहीं जा सका, आपने बतौर रिपोर्टर ऑब्जर्व किया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो वो टीवी पे नजर नहीं आ रहे थे, जब आपने बार बार ये इंप्रेशन दिया उनको, जो रियलिटी भी है कि आप सारा बर्डन सैलरीड क्लास पर डाल रहे हैं टैक्स कलेक्शन का,
تو اس کو کہیں ہٹا کے ان پہ بھی ڈالیں جو اشرافیاں ہیں اس ملک کی, جو جن پہ برڈن نہیں پڑ رہا, تو ان کی باڈی لینگویج یا ان کی گفتگو میں لگا کہ وہ کچھ ایسا کرنے کو تیار ہیں. آج بالکل وہاں پر ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ جو آپ کی طرح کے ہیں, اسپیسیفک ہم نے یہ کہا کہ جو آپ کی طرح کے اپر جو لیول کے لوگ ہیں آپ ان پر جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب اقتصادی سروے کے لیے انہوں نے بریفنگ دی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. آج ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو عام لوگ ہیں, جو لوور مڈل کلاس ہیں, اس سے مراد آپ کی وہ تھی کہ یہ مقدس گائے نہیں ہے, کیا کسی آپ بڑے طبقے پر بھی, آپ اشرافیہ پر بھی ٹیکسیشن کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے کوئی وہ سیٹسفائیڈ آنسر نہیں دے سکے, بلکہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم چلیں اس پر نہیں لگاتے, یہ ٹیکس سلیب ہم نہیں بڑھاتے, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس بہت کم راستے ہیں اور ہم بڑی مشکل جو ہے وہ مشکل طریقے سے اکانومی کو سنبھال پا رہے ہیں اور مشکل طریقے سے آگے جا رہے ہیں. اوپر سے جو IMF ہے اس نے بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہم ان کے مشورے کے ساتھ کرنے ہیں, تو ہم اس وقت مجبور ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو حوالہ دیا کہ ساتھ میں ہم نے 25% اضافہ بھی کر دیا ہے. تو جس سے لیکن وہ تو صرف سرکاری ملازموں کا ہوا ہے بھیا, وہ تو پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہوں میں تو اضافہ نہیں ہے, نہ ان پہ آبلیگیٹری ہے نہ کمپلسری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وہ اس بات کو بلکہ وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. انہوں نے اعتراض کو مسترد کیا جو ہمارا اعتراض تھا. انہوں نے اس کے بعد اسی کانفیڈنس کے ساتھ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں یا ہم نظر ثانی کریں گے. کیوں اتنے کانفیڈنس ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے مسلسل ان ٹیکس ایشوز پہ؟ اچھا بہرحال ایک منٹ, وہ آپ ان کو خامخواہ کی بات کو نہ الجھائیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ غالباً آپ ہی نے رپورٹ کیا تھا کہ ابتداً حکومت کا یہ ارادہ تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی 10 سے 15% کا اضافہ کیا جائے گا. وہ انہوں نے کیوں پھر 25% اضافہ کیا؟ بالکل یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی سورسز سے یہ چیز رپورٹ کی تھی تو ہمارا یہ اندازہ تھا کہ 15 سے 20% کے درمیان اضافہ ہوگا. لیکن جب کل بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہو چکا تھا, بہت سارے سرکاری ملازمین, بہت سارے ٹیچرز جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے ابتدائی طور پر اکٹھے ہونا تھا پاک سیکریٹریٹ کے باہر, لیکن ان کو پارلیمنٹ کے باہر آنے کی بھی اجازت مل گئی. اور جب وہ وہاں پر پہنچے, اور اس دوران بڑی دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم بھی اس وقت پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کابینہ کا اجلاس اس کی صدارت کی, اور اس دوران اچانک ایک 25% کی جو تجویز ہے وہ سامنے آئی, اور اس کو کابینہ نے, نہ صرف شہباز شریف نے, وزیر اعظم نے, بلکہ ان کو کابینہ اراکین نے سیدھا سیدھا بھائی مرتضیٰ پیغام یہ ملا, ون لائنر, مورال آف دا سٹوری, میسج آف یعنی میسج کی ون لائن یہ ہے کہ اگر تنخواہ دار اپنی مصیبتوں میں افاقہ چاہتے ہیں تو شاید انہیں بھی اب سڑکوں پہ آنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا کل میں بھی وہیں پہ تھا پارلیمنٹ میں, تو وہ جو کہتے ہیں نا آپ رپورٹر کی آئے, تو میں نے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی, میرے پاس نہیں ہے, جو کہ میرے پاس نہیں ہے, بٹ پھر بھی اچھا مجھے کچھ 2-4 ہمارے اور بھی دوست صحافی دوست ہم مجھے لگتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے اس میں ایک رول پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بائیکاٹ کر رہے تھے, اچھا لیکن جس میں بلاول صاحب اور انڈائریکٹلی زرداری صاحب نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے سرکاری ملازمین کو ایک ریلیف دینا چاہیے. اچھا اب بات یہ ہے عدنان, میں تمہیں ایک فرینکلی بات کہ بہت سارے لوگوں نے آج جو یہ صحافیوں نے احتجاج اپنا کیا نا, اسی لیے میں نے کیٹیگوریکلی اسپیسیفکلی مرتضیٰ سے پوچھا تھا, وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم اپنا رونا رو رہے تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. وہ تمام پرائیویٹ سیکٹرز والے جن کی کوئی آواز نہیں ہے, جتنے بھی تنخواہ دار لوگ, اس پہ مزید جو بات ہے, وہ جو تم سوال کر رہے تھے نا, وہ پیپلز پارٹی اور ابھی جو آپ نے کامنٹ کیا ہے, وہ بھی اسی کی وجہ سے آپ پھر زیر بحث لا پائیں گے. شہباز رانا نے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جتنے بھی تنخواہ دار یعنی سیلریڈ کلاس, انہیں احتجاج کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اس فیصلے پر کہ وہ یہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں ان کو واپس لے. ان کے پاس صرف 2 طریقے اب رہ گئے ہیں.
इस मुसीबत से निजात की। नंबर 1, बजाय इसके अकाउंट कि में बजरिया चेक मालकान से रकूम वसूल के अंडर द टेबल कैश वसूल कर लो। ठीक है। अच्छा, अगर कैश वसूल होगा तो फिर जो है रियासत के खजाने में पाई भी नहीं जाएगी। एक तो शहबाज साहब कह रहे हैं ये। दूसरा बेचारा तंग आके मौसूफ कह रहे हैं कि लीव पाकिस्तान। अच्छा नहीं, वैसे मैं कल शहबाज और हम साथ थे, मैंने उसे कहा खुदा का नाम ले, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ऐसी अंग्रेजी लिखें जो आप सादा इंसान पढ़ सके। अच्छा, तो इस ट्वीट में उन्होंने सादा अंग्रेजी लिखी, तो ये उनका शुक्रिया। ये भी क्रेडिट आप ले लें कि आपने उनसे आपने लिखवाया यार, क्या सादा अंग्रेजी। बहरहाल यार, मुझे लोगों को नहीं, सादा जबान में उन्होंने कहा कि या तो मुल्क छोड़ दें। खुदा का वास्ता ठीक है, ये समझाने की जरूरत है कि मसला क्या है। लोग कह रहे हैं जी क्या हो गया, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मेरे बहुत ही अजीज तरीन एक रिश्ता, मैं कहा वो आजकल पाकिस्तान में होगा, मैं अपने दोस्तों से जो आज मुलाकातें वक्त खाना वाना हुआ है, वो तो सारे रो रहे हैं ये जो तनख्वाह वाले के हाय इतने टैक्स ले गए। वो लंदन में तो 40% होते हैं, 40। और नहीं, फिर मैंने ये कहा मिसाल के तौर पर, अब मैं जिस उम्र में हूँ ना, मैं क्यों यहाँ पे काम कर रहा हूँ भाई, मेरा कोई एज यानी ओल्ड एज बेनिफिट नहीं है। अच्छा, मैं कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। मैं अल्लाह माफ करे मुझे को मूजी मर्ज हो गया, नहीं आप तो अखबार में आप यानी कि ये भी नौबत आ सकती है कि सीनियर सहाफी बेयारो मददगार और चंदा इकट्ठा करें, हुकूमत कई मिसालें हैं, हजारों मिसालें, ठीक है ना। अब शहबाज राना ने बाकायदा एदाद व शुमार के साथ तनख्वाहदार तबका मजमूई उसका केस पेश किया है। देखिए, इस वक्त तक यानी कल का बजट पेश होने तक ये था कि अगर तुम्हारी तनख्वाह 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तुम्हारी तनख्वाह माहाना अगर तुम 5 लाख रुपए वसूल करते हो तो तुम्हें 35% टैक्स देना होता था। यानी तुम्हारी अगर मैं 5 लाख महीना दे ले रहा हूं तो मुझे 35 कम अज कम। ठीक है, आगे समझ। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, वो ये कह रहा है कि अब हुकूमत ने कल जो जुल्म किया है वो ये किया है कि महंगाई के इस दौर में उन्होंने ये किया है कि यही टैक्स जो है ना वो 3,33,000 रुपए माहवार कमाने वाले शख्स पे आयद कर दिया है। 3,33,000 रुपए। हाँ ठीक है, 3,33,000। हाँ ठीक है। अब बात यह है कि फर्ज करो किसी प्राइवेट इदारे में एक बंदा निस्बतन बेहतर ओहदे पे है, 3,30,000 रुपया तनख्वाह लेता है जी, उसके मकान का किराया किसी भी सूरत 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। बहुत बुरा कर लो ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे गर्मी में मर रहा फिर भी हो 70-80 हज़ार का, तो 70-80 हज़ार तो कहीं नहीं गया। फिर हो गए यूटिलिटी बिल्स, बिजली, गैस, फिर उसके बदनसीब के 1-2 बच्चे भी होंगे। उनकी सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं इस्लामाबाद में, नहीं, तो जाहिर है कि वो बेचारा उन्हें पढ़ाने पे मजबूर होगा। अब इस पूरे सारा देकर वो कैसे अपने बच्चों को किसी बेहतर स्कूल जिसको वो समझता है वहाँ पढ़ा पाएगा, कहीं ग्रॉसरी खरीद पाएगा, शाम में हफ्ते या इतवार के दिन अपने बच्चों को कहीं ले जा सकेगा। टाइम भी कम है अब। नहीं, टाइम बिल्कुल कम नहीं है। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना जो रह जाएगा, ये बर्डन सिर्फ सैलरीड क्लास पे क्यों है? अब शहबाज राना का दिन रात काम इकोनॉमी है। शहबाज ने जो 2 बातें लिखी है ना, अब मैं समझ ये रहा हूं कि शहबाज ये कह रहा है कि इसके ये सैलरीड क्लास को रिलीफ नहीं देंगे, तभी भाई या तो कैश ले लो या मुल्क छोड़ दो। अगर उसको तो हमसे ज्यादा खबर है ना कि क्या चल रहा है। अब सुनो ना, अब उस बेचारे ने ये दाद फरियाद लिखी कि यार जिसकी आमदनी 1,83,000 है, 3,33,000 वाले की दास्तान तो हमने सुना दी। हाँ। वो 15% इनकम टैक्स देगा। हाँ। और अगर 2,67,000 है तो 25% इनकम टैक्स देगा। अब ये जो तनख्वाहदार है मजबूरी तौर पर,
इनके ये टैक्स के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है, जिसपे कल तुम यूं करके हट के बुद्धन टाइप कर रहे थे। अरे भाई उन्होंने कहा ओ कि भाई, क्लास पे कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, पढ़े स्पीच में कहा है उन्होंने। सुनो ना यार, 75 अरब रुपए 75 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे उस तबके से जो ऑलरेडी आप उसको रगड़ा निचोड़ रहे थे। तो अशराफिया से टैक्स कितना ले जाएगा? अब मैं उस बहस में नहीं लगता ना, अब आगे तुम्हारे वाली बात पे आ रहा हूँ जिसपे तुम मुर्तजा को इंगेज करना चाह रहे थे। शहबाज राणा का ये ट्वीट आता है, उस पे पहला जवाब आता है सलीम मांडवीवाला साहब का। ये सेनेटर हैं जी पीपल्स पार्टी के, आज कल परसों ही सेनेट की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। और उसके बारे में तहरीक इंसाफ बहुत तिलमिला रही है कि इतनी अहम कमेटी की सरबराही तो अपोजिशन जमात के पास होनी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने फौरन जवाब दिया, आई एग्री शहबाज। शहबाज, आई एग्री, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, विल रेज दिस इशू को फाइनेंस कमेटी में उठाऊंगा। शहबाज राणा भी फिर रिपोर्टर निकला जात का, वो मुतमईन न होके दिया। उसने कहा जनाब सिर्फ आप और आपकी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनख्वाहदार तबके को इस अजाब से बचा सकती है। आपके वोटों के बगैर, यानी पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर कौमी असेंबली में ये बजट पास ही नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी, बस उस बेचारे ने तो नहीं लिखा, लेकिन मैं ये जुर्रत कर रहा हूँ कहने की कि सलीम मांडवीवाला साहब और आपकी जमात, खुदा का वास्ता है हमें ट्वीट के जरिए तसल्लियां मत दीजिए। कैटेगोरिकली कहिए वजीर खजाना को, खड़े होकर कहें कौमी असेंबली और सेनेट में कि अगर तनख्वाह के बारे में जो फैसले हुए हैं, जिस तरह उनको स्लैब्स के नहीं, ये नहीं कह रहे, जो मुनासिब टैक्स है ले, जैसे आप पहले ले रहे थे। स्मार्टली प्ले करती है ना। बिलावल साहब ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, 4 नुमाइंदे बिठा के बजट सेशन में हाजिरी भी लगवा, लेकिन फिर ये गवर्नर को कहा दुबई चले जाओ, पीछे से मलिक अहमद ने वो हतक इज्जत बिल पे बाबू स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। ये कोई स्मार्टली प्ले नहीं कर रहे, इससे लोगों के दिलों में बल्कि बदगुमानियां और बददिली बढ़ती है। कहते हैं छोड़ो ना कि 2 नंबर, जैसे कल मैंने तुम्हें कहा था, तुम गए हुए थे, मैंने कहा साजिशी थ्योरी ये है कि दोनों ने मिलकर ये जो कल बायकॉट का ड्रामा लगाया ताकि सहाफी जो है वो तहरीक, यही हुआ होता, यही रहा फिजिकली, यही मैंने हालांकि कहा कि मैं जाती तौर पर इससे एग्री नहीं करता। अपेरेंटली यही होता। अब आखिरी बात सिर्फ, यानी ब्रेक से पहले सिर्फ इतनी बात कर लेने दो कि अगर ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तारीखी मौका है, ये अर्बन मिडिल क्लासेस को मैं समझता हूं कुछ जायज लेकिन बहुत ज्यादा नाजायज वजूहात की बिना पर खुद से एलियनेट कर चुकी है। ये वो मौका है जब पीपल्स पार्टी बाउंस बैक कर सकती है अर्बन मिडिल क्लास के साथ, ये कहते हुए कि यार उन पे और कितना बोझ डालोगे। मैं ये ना कराया बजट पास, रिव्यू करवाया, अल्लाह करे ऐसा हो। एक ब्रेक फौरी तौर पे। वेलकम बैक। सर शहबाज शरीफ की तारीफ मैं ऐसे ही नहीं करता, उनमें हर गुण है। अच्छे मैनेजर वो, मुतहर्रिक वजीर आजम वो, और जब मुफाहमती सियासत की बात आए तो उनसे बढ़ के किसी और का आज तो मैं और चेहरा नहीं देखता। देखे वजीर आजम है इस मुल्क के, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, साबिक सदर है नून लीग के, मौजूदा सदर के छोटे भाई हैं, तो नून लीग के सारा करता धरता शहबाज शरीफ। आज उन्होंने जाके मौलाना फजल रहमान से उनके घर पर मुलाकात की, और ये वही मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने शायद मई की 24 तारीख थी जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ कहा था कि यस हम वो एक सिग्नल तो दिया था उनको वेलकम कह के। अब वो मौलाना साहब के पास गए था कि पॉलिटिकल प्रेशर जो बनने जा रहा था बजट के बाद उसको जरा डाउन कर सके। नहीं तो ये क्या, ये तो बड़ापन हुआ या नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी है ना यार। देखिए ना उनका विजन है, शहबाज शरीफ का विजन है कि उन्होंने एक तूफान को आने से पहले रोक दिया। अरे मियाँ, स्ट्रेटेजी का महज़िब ज़बान जिसके आप आदी हैं मेरा ख्याल है, माशाल्लाह आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उसमें हिकमत अमली है। लाहौर की गलियों में, जहाँ से शहबाज साहब तो खैर गली के नहीं हैं माशाल्लाह, जाती उमरा के हैं, मॉडल टाउन के हैं, रहे तो है ना वोट ले अंदर है ना, लेकिन उसके अंदर है नहीं, पैदा तो लाहौर में ही हुए, लेकिन वो खुद ये
उस वक्त तक इनके बहरहाल ये इस बहस में ना पड़ो, लेकिन इस स्ट्रेटजी को लाहौर की गली में आम जबान में कहा जाएगा चलाकी। चलाकी कर ली ना वो चलाकी की कि मौलाना साहब ये वो वजह ये है, देखो एक सीधी सी बात है, अभी इस बजट में जो कुछ हुआ है उसका इमीडिएट जो तकलीफ जिसको पहुंच रही है वो है तनख्वाहदार तबके को। कल से वो रो रहा है, मैंने तुम्हें एक पैरा पढ़ के सुनाया था। हाँ, उसकी अगली लाइन खा गई तुम समझ के बाद। हाँ। अब इस वक्त अगर कोई किसी भी तरह का सड़क पे थोड़ी सी हिलजुल हो जाए तो एक वसी तर तहरीक बन सकती है, जिसको आज रोक दिया शहबाज शरीफ ने जाके। अब रोका है या नहीं रोका मैं इन तफसील में नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है। मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन कबल ही मौलाना ने ये कहा कि जी जो भी आता है जेल से मुलाकात करके अडियाला में तो कहता है कि जी बस ठीक है, लेकिन जब आएंगे वो जेल से बाहर तो फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ इस तरह का। मकसद ये था कि भाई अभी अच्छा, उसमें एक बड़ी सीधी सी बात है जो मैं बारहा इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि सियासी एतबार से मौलाना फजलुर रहमान के मेन राइवल शरीका जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ बनती है। हाँ ठीक कह रहे हैं, you're right। उसके बाद और उनके जो मुतालबे हैं 8 फरवरी को लेके वो भी देखा जाए तो तहरीक इंसाफ से होने चाहिए या हैं। ठीक है, तो वो कैसे तहरीक इंसाफ की वो भी यानी पिगी बैक कर लें। अच्छा वहां पे भी उन्होंने क़यादत ऑलरेडी, अदरवाइज वो भी मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, वो उनको ऑलरेडी उन्होंने कायद बना रखा है। वो जो अच्छा, वहाँ बलूचिस्तान में वो उनके अच्छा अब बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में उनके हरीफ यानी कि इनका ज्यादा वोट बैंक भी पख्तून इलाकों में वहाँ हो गई ना। सो आप ये कह रहे हैं कि जो मेरा बुनियादी सवाल था कि शहबाज शरीफ मनाने गए, अब मैं ये समझूं कि आपने कह दिया कि उन्होंने मना लिया मौलाना साहब को। बिल्कुल नहीं मना लिया। मौलाना देखेंगे, तेल देखो तेल की धार देखो। बुनियादी जो आपको बात समझने की है, प्लीज एक बात पे आप गौर करें। मौलाना फजलुर रहमान ने चंद ही रोज कबल सर ये जो तुमने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में गुफ्तगू की थी ना कि जी बलूचिस्तान में ऑपरेशन और ये वो है, मैं समझता हूं कि किसी भी पश्तून कौम परस्त से तहरीक इंसाफ से ज्यादा सख्त जुबान में मौलाना ने ये जो चमन के बॉर्डर पे धरना और वहाँ के वाक़यात के बारे में बात की और उसी में उन्होंने कहा कि क्या आप इन इलाकों से, यानी उनका मतलब ये था कि आप पश्तून बेल्ट से बगावत किसी शेख मुजीबुर रहमान का इंतजार कर रहे हैं। सो इन अ वे ही वाज हाईजैकिंग अ कॉज। अब उनका एक मुतालबा जो है, अगर तुम गौर से देखो कि उन्होंने ये जो सख्त लहजा इस्तेमाल किया वो बजट में तकरीबन मान लिया गया है। वो क्या गौर किया करते हैं क्या फाटा और पाटा से था ना कि अब उनको टैक्स फ्री जोन उसमें 1 साल की तोसी की गई है या नहीं? कमाल पे कर दो बस। सो इसका मतलब नहीं, ठीक है मुतालबा एक मान लिया गया, शहबाज शरीफ साहब आज चले गए तो अब मौलाना साहब जो मौलाना आपका जो बुनियादी जो बनना चाह रहा था, जो आप इतना कर रहे थे, तो देखिए हमने फाटा और पाटा को एग्जाम कर दिया है, 1 साल बढ़ा दिया है। हालांकि IMF का आपको पता है ठीक है ना। अच्छा जी नहीं अभी तक नहीं हुआ। अच्छा गए क्यों? मियां बड़े मियां साहब ने भेजा कि खुद उनकी फराग दिल्ली ने कहा यार नहीं बड़ा तो नहीं वो बड़ा तो मियां साहब नहीं भेजा होगा, लेकिन बड़े मियां साहब उसी वक्त जाएंगे जब वो अपने भाई से, फर्ज करो खुदा न खास्ता मैं ऐसे ही यानी कि फर्ज के तौर पर बात कर रहा हूँ, मियां साहब बताते खुद मौलाना के पास उस वक्त जाएंगे कि अगर वो कहेंगे कि मैं अपने भरा नूं कहता है और छड़ रहा है तो बस आ जाओ। एक चीज अच्छी थी, आज शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी लेके नहीं गए, उन्होंने मौलाना साहब के सोफे पे बैठना पसंद किया।
तो ये भी उनका एक बड़ा बहरहाल करना अब वो हो सकता है कि तस्वीर के लिए हुआ हो, वो उसके बारे में, चूंकि मैं रिपोर्टर के तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था, ब्रेक का लेकिन कहा जा रहा हूँ अरे यार अच्छा बोल रहे थे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हालांकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी इफेक्ट होगी 8 फरवरी में तहरीक इंसाफ को जो वोट मिले हैं, ये बजट सबसे ज़्यादा प्यूनिटिव उनके लिए है। इसमें सबसे तकलीफ दे आएगा वो मकाम जब गैर मुल्की सफर से आपको नॉन फाइलर होने की वजह से रोका जाएगा। ये भी खदशा हो सकता है सर खदशा नहीं है, फैसला ये यार तुम है डॉक्यूमेंट तो पढ़ते फैसला नहीं हो ना, बजट में फैसला है भैया। आपने डाल उस पे दिया ना तहरीक इंसाफ से। अरे मैं हम ब्रेक पे जानते, मैं इस पे अगले वीक में हम इस पे बात कर लेंगे। बजट को हम डिवाइड कर दिया ना, हर 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 जो मुश्किल चीज है बजट में उससे बात करेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे रात। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक मिनट भाईजान, चूंकि आप फिर बार बार मुझे कहना शुरू हो जाते हैं टाइम 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 टाइम, तो मैं एक बात जल्दी से कर लूँ क्योंकि बहरहाल उसके बाद फिर ईद वीद है। अर्ज़ ये है कि मैं रिपीटेडली जिस दिन से पंजाब डेफेमेशन एक्ट मुतारिफ करवाया गया है, मैं कहे चला जा रहा हूँ कि जनाब अगर ये एज इट इज़ इन्फोर्स हो गया तो सहाफ़त का जनाजा पढ़ लें। वैसे कल के बजट में ये भी हुआ है कि न्यूज़ प्रिंट पे 10% ड्यूटी भी लग गई है। तो मकसद ये है कि जो अखबार अभी भी को ख़रीद रहा था वो ख़रीदने जोगा नहीं रहेगा। तो डेथ ऑफ और डेथ ऑफ एंड्रे मियर ने आज से 8-10 साल पहले, ये कनाडा का मुहक्किक है, उसने बाकायदा ईयर डिफाइन कर दिया था डेथ ऑफ जर्नलिज्म और साल किया था 224। और उस बेचारे को वो कोई मुनज्जम नहीं है, सितारा शनास नहीं है, उसने ये दी थी, लेकिन वो बेचारा ये भूल गया कि इस नेक काम का आगाज उसकी पेश गोई वो हुकूमत पाकिस्तान के हाथ शहबाज शरीफ के हाथ औरंगजेब साहब की क़यादत में होगा, शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में होगा। एनीवे बहरहाल उसके बावजूद ताने सुनता रहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाएं। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी रिपीट करके कहता हूँ, याद भी दिलाता रहता हूँ कि मेरी कैसे पगड़ी उछली कि टोकरी वाला लिफाफा। मैं आज भी कहता हूँ जो कानून लंदन में हतक इज्जत का है हू बहू यहाँ उसको रिपीट कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खड़ा हूँ। लेकिन ये पगड़ियाँ उछालने के नाम पर और जिन्होंने झूठ फैलाया, लोगों की इज्जतें उछाली, उनके नाम पर हम सारी जिंदगी जिन्होंने सहाफत का गला ना घोंटा जाए ना दरबार। सहाफत को बहरहाल सहाफत तभी होगी जब आज उसके खिलाफ हमारे लाहौर में साथियों ने भरपूर एहतजाज किया है। आज सुना उधर भी प्रेस बजट क्लब में वही ना जी। कल हमने भी, सर मैं बता रिपोर्ट करना भूल गया, हम भी प्रेस गैलरी में काली पट्टियों के साथ गए। वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो नेशनल असेंबली से तो पास नहीं हुआ ना। चलो एक सहाफियों का लेकिन बहरहाल उनके साथ हमने अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ जाहिर है कि इसका इफेक्ट तो तमाम सहाफ़ी। मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है बस। बहरहाल एक तो पंजाब असेंबली में एहतजाज हुआ है भरपूर, उसके बाद जो PFUJ और अमेडा जो हमारे जो डायरेक्टर ठीक है, उनकी जो तंजीम है, उनके वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने जो अपील फाइल की है इसके खिलाफ, उसकी तारीख समाअत जो है 14 जून मुकर्रर हो गई। हेलो यानी पहली समाअत। इसके साथ ही इसका जिक्र भी किया था कल आप, वो हमने कर दिया था ना। लेकिन अब एक और भी फाइल आज हुई है, सबमिट की गई है, आप देखिए वो कब समाअत होगी। वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में वहाँ पे उनके जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अपोजिशन लीडर जो उनका नाम है शायद मिस्टर बच्चर, अहमद खान साहब, बच्चर, उन्होंने और उनके वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाजी साहब। तो ये तीसरी दरखास्त शायद मेरे तो अब ये तीसरी हो गई, अभी 2 और मुतवक्किल हैं, बल्कि 3। एक CPNA की तरफ से आएगी, वो शायद कल हो जाए, शायद, क्योंकि उनके गालिबन वकील होंगे जी सलमान अकरम राजा साहब, और वो अभी इस्लामाबाद में है, वो कल पहुंचेंगे वहाँ पे, तो कल वो भी आ जाएगी। तो 2-3 फिर APNS भी आएगी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी आएगी। तो इन तमाम पुशबैक के बाद उम्मीद है, वैसे बैनुल-अक़वामी किसी ने भी पूरे बिल को चैलेंज नहीं किया। कुछ शिकों पे जैसे जिसका आप भी हवाला दे रहे थे 30 लाख वाली, वो तो इब्तदाई आया था ना 3, 5, 8। ये तो किया है। पहले जो 2
عامل صحافیوں نے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کیا ہے, ناٹ ایز آرگنائزیشن. اب خواجہ صاحب کی 30 seconds ہے اور جو تحریک انصاف نے کی ہے اس کا جب تک مینوسکرپٹ میں چکے یہ سارا بجٹ مجھے تو آج یعنی بجٹ اور تنخواہ دار کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا میرے ذہن میں, اسی پہ ہی تمہارے سامنے میں ساری ویری ریٹ, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب میرٹس کی بات ہوگی ان پٹیشنز پر تو کیا حکومت اس کو ڈیفینڈ کر پائے گی یا نہیں, کیونکہ آف کورس اٹارنی کو بھی جانا پڑے گا وہاں اور حکومتی نمائندہ کو اور بھی ہو سکتا ہے انفارمیشن منسٹر کو وہاں بلا لیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت نے جس طرح تیار کیا اور جس طرح پریس کانفرنسز میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے کیا عدالت کے سامنے ڈیفینڈ کر پائیں گے یا نہیں. ہم یہ امید کریں گے کہ اس ملک میں صحافت, صحافی, آپ اور میں سب کو بولنے کی آزادی ضرور ہو. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کو میری طرف سے, نصرت جاوید کی طرف سے عید مبارک. عید پہ ملاقات ہوگی.